हेलो एवरीवन। मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ। मैंने फर्स्ट चैप्टर करा चुकी हूँ जिसमें कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी थे, कुछ कंटेंट भी थे मोस्ट। ऐसे ही आज सेकंड चैप्टर का मैं मोस्ट कंटेंट और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके पुराने पेपर में आते हैं। अब उन सबको देखने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए बिना देर करते हुए हम अपने कंटेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। व्हाट इज़ द एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्या क्या है, इसी के ऊपर पूरा टॉपिक है। इसी में से ही क्वेश्चन आए हैं। देखिए बताते हैं हम आपको एसिड बेस और सॉल्ट क्या क्या है। एसिड, पहले आप एसिड देखिए। एसिड क्या होता है? एसिड होता है हमारा अम्ल। क्या है एसिड? हमारा अम्ल है एसिड। दूसरा है बेस। बेस क्या है हमारा? बेस होता है हमारा क्षार। ठीक है। तीसरा है सॉल्ट। सॉल्ट सबको पता होता है कि नमक होता है, लेकिन हम इसको केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में हम इसको क्या बोलते हैं? लवण। अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है। चलिए देखिए आगे मेरा पहला टॉपिक क्या कह रहा है। पहला है एसिड और बेस के बारे में बताया गया है। देखो मैं आपको कुछ एसिड और बेस में क्या फ़र्क होता है कुछ आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। पहले एसिड मतलब अम्ल, एसिड मतलब अम्ल, और बेस मतलब क्षार, है ना। देखिए एसिड क्या है, एसिड का पता कैसे चलेगा, बेस का कैसे पता चलेगा, भाई आप सब ये सोच रहे होगे, है ना। तो एसिड और बेस में कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं, कुछ अलग भी हैं। तो देखो इसमें अलग क्या है। जो एसिड होते हैं हमारे, जो हमारे एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। एसिड हमारे कैसे होते हैं? खट्टे। उनको आप टेस्ट करके देखोगे ना तो वो खट्टे लगते हैं। इससे पता चल जाएगा कि वो एसिड है। और बेस जो होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं? कड़वे। बेस कैसे होते हैं हमारे? कड़वे होते हैं। ठीक है। पहला तो ये है हमारा, खट्टे हैं और कड़वे हैं। दूसरा, एक पेपर होता है लिटमस पेपर, सबने सुना होगा लिटमस पेपर। तो वो जो लिटमस पेपर होता है ना, वो हमारा एसिड में कैसा होता है? वो ब्लू होता है। कैसा होता है? ब्लू। लेकिन जब हम उसको एसिड में डुबो देते हैं ब्लू लिटमस पेपर को, तो वो कैसा हो जाता है? रेड, है ना। और जो बेस है, इसमें जो लिटमस पेपर होता है हमारे पास रेड लिटमस पेपर है। तो अगर हम उसे बेस में डुबो देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लू। उल्टा हो जाता है इसका, सेम टू सेम। अब आप ये सोच रहे होगे ये ब्लू से रेड और रेड से ब्लू ये कैसे याद रखा जाए, भाई कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका एक नया तरीका है। देखो बेस बी से शुरू हो रहा है और बी ब्लू से शुरू हो रहा है, दोनों सेम है। बेस ब्लू, याद रखो बेस में ब्लू बनेगा। ठीक है। और एसिड डी और आर ई डी, एसिड रेड डी डी दोनों में कॉमन है। तो याद रखो बेस ब्लू, एसिड रेड। ठीक है। ऐसे याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। तीसरा आपका देख लो, पहले खट्टे हो गए, दूसरे ये ब्लू रेड हो गए। तीसरा ये होता है कि जो एसिड होते हैं हमारे, वो हमेशा हमारे H+ आयन देते हैं वाटर में। कैसे आयन देते हैं? H+। जब भी हम किसी के साथ रिएक्शन करेंगे, कोई रिएक्शन होती है हमारी वाटर के साथ, तो जब उसमें H+ आयन निकल जाता है बाहर, H+ आयन दे देता है, तो वो हमारा एसिड है। और जब वो OH आयन देता है, OH नेगेटिव, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा बेस है। हमेशा याद रखना, ठीक है। याद रखना H+ आयन दे रहा है तो एसिड है, और OH आयन दे रहा है तो बेस है। 3 हो गए। और देख लीजिए, और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बेस होते हैं ना, बेस वो धातुओं के अलावा अन्य किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये जो बेस है ना हमारे, धातु होती है हमारी मेटल, मेटल धातु, ये सिर्फ मेटल के साथ ही
क्रिया करते हैं और किसी के साथ क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन ये जो हमारे एसिड हैं, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये भी एसिड हैं, ये भी वही है, मेटल ही हैं। लेकिन ये जो है, ये जो सक्रिय धातु भी होती है ना हमारी, ये उनके साथ भी क्रिया कर लेते हैं, ये सबके साथ कर लेते हैं। सक्रिय धातु हैं, हमारे धातु हैं, मेटल हैं। लेकिन जो बेस होते हैं ना हमारे बेस हैं, वो हमारे मेटल के साथ क्रिया करते हैं। किसके साथ क्रिया करते हैं? मेटल के साथ। ठीक है, और देख लो। और इन दोनों में एक बात कॉमन ये होती है कि जो जलीय घोल होता है हमारा, जो पानी का है, वाटर वाला, ठीक है, जलीय घोल जो होता है उसमें विद्युत का संचालन होता है। इनमें दोनों में ही, ये बात इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, इनमें क्या कॉमन है? ये तो सब अलग अलग था कि खट्टे हैं, ये कड़वे हैं, ये ब्लू से रेड है, ये रेड से ब्लू है, और ये एच आयन देता है, ये ओ एच आयन देता है। ये बेसिस जो होते हैं वो मेटल के साथ क्रिया करते हैं और ये सबके साथ कर लेते हैं मोस्टली। और इनमें एक ये कॉमन है कि ये जो इनमें जो जलीय घोल होता है, जो सोल्यूबल वाटर होता है, उसमें जो विद्युत का संचालन होता है, इसमें वो दोनों में ही होता है विद्युत का संचालन, तभी तो ये टूटेंगे दोनों, एच और ओ एच। ठीक है, चलिए अब हम इसकी जो इंग्लिश में इसने थ्योरी लिखी है वो आप कैसे लिखेंगे, देखिए क्या कह रहा है। एसिड आर दो सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोजन आयन। अभी बताया था मैंने, हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। एसिड, अम्ल जो है क्या करता है? हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। कब? व्हेन डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, जब वाटर में डिजोल्व होते हैं, अभी बताया था। नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एक्सिस्ट अलोन। क्या कह रहा है? एच आयन जो होते हैं हमारे, हाइड्रोजन आयन होते हैं, वो अकेले मौजूद नहीं होते हैं कभी भी। एच आयन जो होते हैं हमारे, वो अकेले मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल। इसने कहा ये जो हमारा हाइड्रोजन आयन है, इसको आप कंबाइन कर दो, कंबाइन जोड़ दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ, H2O, इसके साथ जोड़ दो आप, तो आपका क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन, H3O। ये देखो इधर 2 H हैं, इधर 1 H है, तो H कितने हो गए हमारे? 3, H3O प्लस। तो ये क्या बन गया हमारा? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और एसिड की और एग्जाम्पल ले लो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl, H प्लस Cl को मिला दो, HCl। नाइट्रिक एसिड जैसे HNO3, जिसमें H आ गया वो आपका एसिड है। ठीक है, जिसमें H आ गया वो आपका एसिड है, वो कंफर्म है कि वो एसिड है। और बेस का कंफर्म कैसे है? बेस का कंफर्म ऐसे है कि उसमें OH आएगा, ये इसका कंफर्म है कि इसमें OH आना ही आना है। ठीक है, बेस देख लीजिए। बेस आर दो सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोक्साइल आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। अभी बताया था मैंने, जब पानी में डिजोल्व होते हैं, जब वो OH आयन देता है, हाइड्रोक्साइल आयन देता है, वो बेस है। ठीक है, बेस सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कालीज। ठीक है, एल्काइल्स। चलिए आगे बढ़े। ये जो है हमारे ये बेस सॉल्युबल इन वाटर, जो बेस हो जाता है, जो बेस है हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है, वो कौन कौन से हैं? जैसे ये फर्स्ट ग्रुप के होते हैं, एल्काइल्स जो हैं आपके, ये फर्स्ट ग्रुप के हैं। फर्स्ट ग्रुप आपको पता है कौन कौन से हैं? फर्स्ट ग्रुप में जो आता है ये Li, Na, K, Rb, Cs, Fr। ठीक है, Li लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब आपके फर्स्ट ग्रुप के ही तो हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? एल्काइल्स। ठीक है, ये सब जो है ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ये सब क्या है? ये सब सॉल्युबल हैं वाटर में। ठीक है, बेसिस के एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH। और देख लीजिए जैसे LiOH, NaOH, KOH, इस तरीके से ये सब बेसिस के ही हैं। ठीक है, आ गया समझ में एसिड क्या है और बेस क्या है। इतना याद रखो, एसिड H और बेस OH। ये खट्टा है, ये कड़वा है,
ठीक है, ये रेड हो जाता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, और ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये धातुओं के साथ क्रिया करता है, ये मेटल के साथ, और ये सबके साथ प्रतिक्रिया कर लेता है, सबके साथ क्रिया करता है ये। ठीक है, और वाटर पानी में बिजली का संचालन दोनों में होता है। ठीक है, तो जलीय घोल जो होता है, जलीय घोल विद्युत का संचालन करता है। ठीक है, इनका जो जलीय घोल है वो क्या करता है, विद्युत का संचालन करता है। ठीक है, आगे बढ़े हम अपने आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जैसे इसमें चित्र में भी आपको दिखाया है, ये वाटर है, पानी है, ये पानी दिया है। ठीक है, ये है HCl। ठीक है, ये क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको पानी में गया, ये वाटर के साथ मिला दिया इसको HCl, तो क्या हो गया, H अलग हो गया, Cl अलग हो गया, है ना। तो ये समझ जाओ कि जब H अलग हुआ है तो एसिड है बेटा। ये हमारा KOH है, K अलग OH अलग, OH अलग हुआ है तो बेटा ये क्या है, हमारा बेस है। इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, एकदम सिंपल है। H आयन निकल गए तो एसिड है, और OH आयन निकल गए तो बेस है। ठीक है, अब एसिड तो हर जगह होता है। एसिड जैसे देख लीजिए, आप कोई गेम खेलते हैं, जैसे कि आप फुटबॉल खेल रहे हैं, मानो आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपकी बॉडी में पेन होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी बॉडी के अंदर है वो लैक्टिक एसिड है। आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर भी एसिड है, हमारी सबकी बॉडी के अंदर एसिड होता है, नहीं तो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा अगर हमारे अंदर एसिड नहीं होगा तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज बताई हैं, वो जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वही है प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस वगैरह जो भी मानो आप। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, उसके गुण, उसकी प्रॉपर्टी जो भी मानो। देखो एसिड की प्रॉपर्टी मैंने बताया था, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। ठीक है, और बेस कैसे होते हैं, कड़वे। ठीक है, और देखो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, अभी बताया था मैंने कि जो जलीय घोल है इसमें, उसमें क्या होता है, इनमें विद्युत का संचालन होता है। इनके जलीय घोल जो होता है इनका, उसमें क्या होता है, विद्युत का संचालन होता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लू लिटमस रेड, एसिड रेड कर देता है और बेस ब्लू कर देता है। ठीक है, वही जो अभी बता चुकी हूँ पीछे वही आ गया दोबारा से। ठीक है, इस चीज को मैं 4 बार बता चुकी हूँ, अब आपको ये याद हो ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको भी आगे दिखाऊंगी कि कहाँ आया है, गारंटी के साथ इसमें से क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा है एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है, ये दोनों की क्या प्रॉपर्टीज हैं, 4 या 5 डिफरेंस पूछ ही लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, आगे बोला है उसने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आप सबको पढ़ने से पता चला, स्ट्रेंथ क्या होता है, ताकत, पावर, मतलब इनकी क्या क्या ताकत है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है इन दोनों की, एसिड और बेस की क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कैसे पता चलेगा ये स्ट्रॉन्ग है और भाई ये वीक है, बताओ कैसे पता चलेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग है एक वीक है। देखो जहाँ आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है, जहाँ आपके ज़्यादा आयंस निकल रहे होंगे, ज़्यादा जो आपके जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो बहुत ही जल्दी और ज़्यादा निकल रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया, और जो मतलब धीरे धीरे कम आयंस दे रहा है वो वीक हो गया, वो कमज़ोर है बेचारा। अब देखो कोई 22 साल का लड़का है, वो बहुत जल्दी जल्दी सड़क पे चल रहा है तो उसकी स्पीड तेज हुई, है ना। और कोई बूढ़ा आदमी है वो बेचारा धीरे धीरे चलेगा, तो फर्क तो होगा ना दोनों में, तो पता कैसे चलेगा, वो जो लड़का है वो स्ट्रांग है और वो जो बूढ़ा आदमी है वो वीक है। तो रिलीज मोर H+ आयंस, मोर H आयंस, अभी बताया था मोर, जब वो ज़्यादा आयंस रिलीज करेगा तब वो स्ट्रांग है, और जो लेस H आयंस, लेस मतलब कम आयंस रिलीज करेगा तब वो क्या है, वो वीक एसिड है। इनके एग्जांपल्स देख लो, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स हैं HCl, ये इसने दे रखा है, HCl, HBr, HI, और भी हैं। और वीक एसिड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है,
अब अब आप ये सोच रहे हो कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, पता कैसे चलेगा हमें कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड सिर्फ 6 हैं और जो बाकी बच्चे कुछ हैं वो सारे वीक ही हैं। तो आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देती हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, ठीक है? देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं आपके H2SO4, H2SO4, नेक्स्ट HNO3, नेक्स्ट HClO4, ठीक है? नेक्स्ट HCl, उसके बाद है, यहाँ पे लिख देती हूँ HBr, और एक है HI। ये जो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, प्रबल अम्ल हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल, ठीक है? और वीक एसिड को क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अब ये जो बच्चे कुचे हैं ना, इन 6 को छोड़ के जो बच्चे कुचे हैं सारे, वो आपके सारे बेटा वीक एसिड है, वो आपके सारे प्रबल अम्ल हैं, याद रखना, ठीक है? इन 6 को देख लो, H2SO4, HNO3, HClO4, HCl, HBr, HI, ये 6 जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, प्रबल अम्ल हैं, और बाकी सारे दुर्बल हैं, ठीक है? ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस में देखिए, सेम कहानी है स्ट्रॉन्ग बेस में भी। स्ट्रॉन्ग बेस रिलीज मोर OH आयंस, जहाँ ज़्यादा OH आयंस निकल रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ कम निकल रहे हैं वो वीक है। एग्जाम्पल NaOH, और इसका एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। कैसे? देखो, Na अलग हो गया, OH अलग हो गया, इसमें से NH4 अलग हो गया, OH अलग हो गया। OH तो अलग होना ही है, क्यों? बेस है, इसलिए OH अलग हो रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है? स्ट्रॉन्ग वो है जो जल्दी निकल जाते हैं, जो बहुत आयन निकलते हैं, जिसमें ज़्यादा निकलते हैं। जिसमें कम निकलते हैं वो हमारा वीक हो गया, जिसमें से कम निकल रहे हैं वो क्या हो गया? हमारा दुर्बल, दुर्बल क्षार, ठीक है? और जिसमें से ज़्यादा निकल रहे हैं वो क्या है? हमारा प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, ठीक है? तो मैं इनको भी लिखवा देती हूँ, आपको लिख लीजिए। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं? जो प्रबल क्षार हैं आपके, वो कौन कौन से हैं? LiOH, NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस, और BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है? ये जो 3 ये हैं और 3 ये हैं, ये जो 6 है ना बेटा, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ये आपके प्रबल हैं, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग है, ये प्रबल क्षार हैं, और जो बाकी बच्चे कुछ हैं वो सारे वीक हैं, वो सारे दुर्बल क्षार हैं, ठीक है? ये मैंने बहुत इजी कर दिया आपके लिए कि 6 ही तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और 6 ही स्ट्रॉन्ग बेस हैं, बाकी सब वीक हैं, ठीक है? चाहे वो एसिड हो या बेस हो। और एसिड बेस का आपको पता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है। H आयन दे रहा है तो एसिड है, और देखो इसमें ये OH 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 अलग ही दिख रहा है भाई, ये बेस है, ठीक है? चलिए, कॉमन एसिड, जो कॉमन है इसमें ये बताया, मतलब किस में क्या क्या एसिड हो सकता है, ये पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। विनेगर, विनेगर क्या होता है? सिरका, सिरका में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, ये पूछे जा चुके हैं इसलिए मैंने आपको बताया है, इसलिए लेके आई हूँ, याद कर लेना अच्छे से। विनेगर, सिरका में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। टमाटो, टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ऑरेंज, संतरा और नींबू, संतरा और नींबू इन दोनों में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड, ठीक है? नेक्स्ट, तमेरिन, तमेरिन ये क्या होता है? इमली, इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक। देखो टी से, ये भी टी से, टार्ट्रिक। कर्ड, कर्ड क्या होता है? दही, दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड, है ना? दही में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। तो बेटा ये 6 जो मोस्ट हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवाए हैं, तो इनको जरूर याद कर लेना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का क्या मतलब है? इंडिकेटर, इंडिकेटर आपने सुना भी होगा, बाइक में भी होता है ना, इंडिकेटर होता है बाइक में। किस लिए होता है? वो संकेत देने के लिए होता है। किस लिए होता है? संकेत देने के लिए। तो हम इस इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? संकेतक। क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? संकेतक, ठीक है? चलिए देखिए, इसको हम बोलेंगे संकेतक। मैं आपको लिख देती हूँ दोबारा से। इंडिकेटर्स आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया कीजिए, ठीक है?
जिससे कि मानो कभी हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में पढ़ लिया, इंग्लिश में समझ में ना आए तो हिंदी में पढ़ लिया। संकेतक, इंडिकेटर्स क्या होता है? संकेतक, जो हमें संकेत देते हैं। अब जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि मतलब एसिड और बेस का चैप्टर चल रहा है, तो कैसे पता चलेगा ये एसिड है कि बेस है? किस चीज से पता चलेगा भाई? स्वाद से, या फिर उसकी खुशबू से, या उसके रंग से? किस तरीके से पता चलेगा मतलब हमें? यही तो है। ठीक है, इसी बात का तो संकेत देगा ये। तो इंडिकेटर्स की परिभाषा भी यही है, यही परिभाषा उसकी कि सब्सटेंस दैट टेल अस, जो हमारे उत्पाद हैं वो क्या बता रहे हैं? टेल, क्या बता रहे हैं? वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, क्या बता रहे हैं? एसिड है या बेस है? किसके द्वारा? चेंज इन कलर, स्मेल, ईटीसी। किसके द्वारा बता रहे हैं? कलर के द्वारा, स्मेल के द्वारा। यही तो है संकेत, संकेत दे रहा है वो। किस बात का संकेत दे रहा है? कि जो एसिड है, ये एसिड है या फिर ये बेस है, क्या है? ये अम्ल है, क्षार है, क्या है? कैसे पता चलेगा? कोई तो चीज होगी ना, तो ये बस उसी हिसाब से बता रहा है, कलर है या स्मेल है। ठीक है, एग्जाम्पल लिटमस सॉल्यूशन। हवाल मैंने आपको बताया था लिटमस पेपर, बताया था ना लिटमस पेपर की, उसी प्रकार लिटमस सॉल्यूशन है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है। अब भाई इंडिकेटर्स भी दो तीन तरीके के होते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो ओएल फैक्ट्री होता है, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। ओएल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? इसकी हिंदी है घ्राण सूचक, घ्राण सूचक। घ्राण सूचक इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, घ्राण सूचक संकेतक। ठीक है, इसका क्या होता है? इससे मतलब इसमें आता है कि इसका यूज इसलिए होता है कि गंध है, सुगंध है, मतलब किस तरीके का है अम्ल या क्षार, ये उसके हिसाब से बताता है। ये स्मेल के हिसाब से बताता है, जो हमारा ऑर्डर होता है ना, गंध सुगंध, उसके हिसाब से बताता है ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे कि सब्सटेंस दैट चेंज इट्स ऑर्डर, ये बताया था मैंने, इट्स ऑर्डर। गंध है, सुगंध है इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, तभी बताएगा ये एसिड है या बेस है, अपने ऑर्डर के हिसाब से बताता है। ओ से ओल्फैक्टरी, ओ से ऑर्डर, ये याद रखो। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ऑर्डर मतलब गंध या सुगंध के हिसाब से कौन सा इंडिकेटर्स बताता है, तो आपको क्या लिखना है? ओल्फैक्टरी, घ्राण सूचक। ठीक है, दूसरा नेचुरल। नेचुरल सबको पता है क्या होता है? प्राकृतिक। क्या होता है नेचुरल? प्राकृतिक संकेतक। अब प्राकृतिक जैसे कौन कौन से होते हैं आपके? हाँ, इसमें ऑल्फैक्टरी ये जो है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिख लो, मान ले पूछने लग जाए तो इसके एग्जांपल हैं। जैसे कि आप ले लो, प्याज ले लो, इसका एग्जांपल प्याज भी है, और लौंग का तेल भी है, लौंग का तेल, ये दो एग्जांपल लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब प्राकृतिक संकेतक। प्राकृतिक में तो भैया आप सबको पता होगा, सबसे पहले तो हल्दी आ जाती है। ठीक है, फिर इसने दे रखा है लिटमस, और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि टमाटर है, चुकंदर है, अंगूर का रस है, टमाटर, चुकंदर, ये सब कहते हैं, ये सब नेचुरल है, ये सब प्राकृतिक इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जैसे कि पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है, कैसे पता चलेगा? अब देखो, जैसे आपकी किसी वाइट शर्ट पे हल्दी गिर गई, ठीक है, आपकी वाइट शर्ट पे किसी पे क्या गिर गई? हल्दी गिर गई। तो अब आपको उस धोने जाओगे उस हल्दी को, तो आप धोगे तो वो लाल शर्ट जो आपकी कैसी हो जाएगी? जो आपकी सफ़ेद शर्ट है वो कैसी हो जाएगी? हल्दी के कारण वो खराब हो जाएगी, लाल लाल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी ना। इसलिए ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जिनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? सिंथेटिक मतलब कृत्रिम, कृत्रिम संकेतक, कृत्रिम संकेतक। भाई ये सब कहाँ होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहाँ होती है? ये ज़्यादातर आपकी प्रयोगशाला में पाए जाते हैं। ठीक है, जो आपकी वो होती है ना, आपकी जो प्रयोगशाला होती है, ये आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, ये जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है आपका, मिथाइल ऑरेंज है, और भी होते हैं जो आपके लाइब्रेरीज में पाई जाती है। ये हमारे
सिंथेटिक, हाँ, नेचुरल इंडिकेटर्स में और लिख लें। नेचुरल इंडिकेटर्स में एक बात और आई थी क्वेश्चनों में, प्रीवियस के क्वेश्चन में, जो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें मैं जो जो नेचुरल में क्या होता है, मिट्टी भी तो आती है, तो मिट्टी की अम्लीयता का कैसे पता चलता है? जैसे मानो जहाँ पे कहीं ज़्यादा मिट्टी, जैसे कहीं पे मिट्टी अम्लीय है, कहीं पे ज़्यादा अम्लीय है मिट्टी, है ना, जहाँ पे ज़्यादा अम्लीय होगी ना मिट्टी, वहाँ पे जो फूल होंगे ना वो नीले रंग के खिलेंगे। कैसे रंग के खिलेंगे? नीले रंग के। और जहाँ पे क्षारीय होगी मिट्टी, याद रखना ये, वहाँ पे फूल गुलाबी रंग के खिलेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा अम्लीय होगी वहाँ नीले रंग के फूल खिलेंगे, और जहाँ क्षारीय होगी वो वहाँ गुलाबी रंग के खिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको हो गया सिंथेटिक, हो गया कृत्रिम होता है, ये कृत्रिम संकेतक है जो कि आपको प्रयोगशाला में मिलता है, ज़्यादातर प्रयोगशाला में निर्मित होते हैं इसके जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है, फिनेफ्थलीन है। ठीक है, चलिए, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके अपना नाम हमें ज़रूर बताएं, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो में, या आप कुछ पूछना चाहते हो किसी क्वेश्चन के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही इंडिकेटर्स है, अभी मैंने बताया था, ये इंडिकेटर है, ये नेचुरल कलर है, ये एसिड और बेस में जाके कैसा हो जाएगा। जैसे मान लियो हमने रेड लिटमस पेपर ले लिया, तो वो नेचुरली कलर तो उसका रेड ही होगा। जब हम उसे एसिड में डुबोएंगे तो वो तो रेड ही रहेगा, लेकिन जब उसे बेस में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो ब्लू। मैंने बताया था ना, बेस में ब्लू। ठीक है, ऐसे ब्लू लिटमस पेपर लिया, उसका कलर तो ब्लू है, लेकिन जब उसे एसिड में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, रेड। एसिड में कैसा होगा, रेड, और बेस में वैसा का वैसा ही रहेगा, ब्लू का ब्लू। अब ब्लू का भी ब्लू क्या चेंज होगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास फिनेफ्थलीन। फिनेफ्थलीन हमारी कैसी होती है, कलरलेस होती है, रंगहीन होती है। ठीक है, कैसी होती है, रंगहीन। तो एसिड में भी वो रंगहीन ही रहेगी, लेकिन बेस में जाके कैसी हो जाएगी, पिंक, गुलाबी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा होता है हमारा, रेडिश ऑरेंज सा होता है, थोड़ा हल्का हल्का संतरी सा होता है ना, वैसा उस तरीके से। लेकिन जब हम उसे एसिड में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो वो पीला हो जाएगा। इनको भी याद कर लेना, ये भी आते हैं एग्जाम में चारों, कि लाल लिटमस अगर बेस में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, और नीला लिटमस अगर एसिड में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, या फिनेफ्थलीन कैसा हो जाएगा, या फिनेफ्थलीन का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है भाई, रंगहीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। देखिए जैसे आपको इसमें दिखाया गया है लिटमस पेपर, ये कैसा लिटमस पेपर है, कैसा है, कैसा लिटमस पेपर है ये हमारा लिटमस पेपर है। ये हमारा लिटमस पेपर कैसा है, ब्लू है ना। तो लेकिन ये कैसा हो गया है, नीचे देखो, ये ब्लू है हमारा, नीचे जाके कैसा हो गया, रेड हो गया। क्यों? क्योंकि इसे हमने एसिड में डुबोया है, और जब बेस में डुबोएंगे तो देखो रेड था, और नीचे जाके कैसा हो गया, ब्लू हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने चित्र का फोटो लगाया था, देख लीजिए। अब आती है हमारी, हमने प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, अपनी प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली, अभी पढ़ी थी ना थोड़ी देर पहले। कौन कौन सी होती है प्रॉपर्टीज, एसिड खट्टा है, एच देता है, रेड हो जाता है उसका लिटमस पेपर, और सबके साथ क्रिया करता है। बेस क्या था, उससे कड़वा होता है, ओ एच आयन देता है, और रेड से ब्लू हो जाता है, और सिर्फ मेटल्स के साथ क्रिया करता है। ठीक है, ऐसे ही वो सिंपल प्रॉपर्टीज थी। ये है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रासायनिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ऑफ एसिड, किसकी, एसिड की। जैसे कि हम एसिड ले लेते हैं, एसिड की क्रिया कराते हैं, मेटल के साथ कराते हैं, और मेटल कार्बोनेट के साथ कराते हैं, किसी के भी साथ कराते हैं, जो भी हमें मिल जाए पकड़ लो उसे और उसके साथ क्रिया करा दो, फिर वही पता चले कि क्या बनेगा। जैसे कि पहला है विद मेटल। देखो एसिड की मेटल के साथ क्रिया कराएंगे तो हमेशा सॉल्ट, नमक और हाइड्रोजन गैस बनेगा। याद रखना, अगर आप एसिड को मेटल के साथ जोड़ देंगे, मेटल के साथ क्रिया कराएंगे, तो आपको हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। जैसे कि मैंने कराई थी इसमें, ये मैंने एसिड ले लिया HCl और मेटल ले लिया Zn, इन दोनों की क्रिया कराई मैंने, तो क्या बन गया, ZnCl2, और H2 हमारी हाइड्रोजन गैस हमारी निकल गई। ठीक है, ऐसे ही कोई भी ले लो आप, कोई भी एसिड ले लो, कोई भी मेटल ले लो, आप क्रिया कराओ, आपको हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा। आप करके देख लो, ये मैंने एक कराई है, आप बुक खोलो और 4 करो।
ठीक है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट, विद मेटल कार्बोनेट। मेटल तो है ही, लेकिन उसके साथ में क्या जोड़ दिया आप, कार्बोनेट। अब कार्बोनेट जुड़ गया है तो भाई यहाँ तो CO2 निकलेगी निकलेगी, जब कार्बोनेट है तो। अब मैंने क्या किया, एसिड के साथ मैंने मेटल कार्बोनेट जोड़ दिया, तो उसमें से क्या बनेगा, सॉल्ट तो बनना ही बनना है। अब हमारी हाइड्रोजन गैस की जगह कौन सी गैस निकलेगी, CO2, और क्या निकल जाएगा हमारा, पानी, जल। देखो जैसे मैंने एसिड वही वाला ले लिया ऊपर वाला 2HCl, और मेटल कार्बोनेट मैंने कौन सा ले लिया, Na2CO3। ठीक है, चलिए, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, हमने इसे कैसे बनाया है, देखो यहाँ से हमने Na ले लिया और इसमें से हमने Cl ले लिया, H आयन हमने, अब एसिड है तो H आयन तो निकलेगा ही, H निकल गया इसमें से। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, NaCl। ठीक है, हमारा क्या बचा फिर, CO2 और H2O। ऐसे ही फिर हमने कर लिया इसको, एसिड के साथ हमने किसका कर लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसमें क्या बनेगा, उसमें भी हमारा सॉल्ट CO2 और H2O। चाहे मेटल कार्बोनेट ले लो, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, बनना हो उसमें CO2 गैस ही बनेगी, H2O भी बनेगा और सॉल्ट भी बनेगा, तीन चीज ही बनेंगी। चाहे मेटल कार्बोनेट ले लो एसिड के साथ, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो। ठीक है, अब मैंने एसिड वही लिया है HCl, और इस बार हमने ले लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। तो हमने इसमें से H को रिलीज कर दिया, भाई H तो तुम्हें रिलीज करना ही करना है, क्यों, क्योंकि एसिड है, एसिड में से H तो रिलीज होना ही होना है। तो अब देखो क्या बचा, Cl, तो खुद ही सोच लो, NaCl बन गया, इधर CO2 रह गया, इधर H2O बन गया। सिंपल सी बात है ना। जहां एसिड है वहां H रिलीज होना ही होना है, आप उसे रोक नहीं पाओगे, वो तो रिलीज होगा ही, और बेस में OH रिलीज होगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो मुझे ये जो आप सोच रहे होगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये हम कैसे करेंगे, अपने आप हो जाएगी जब इतनी बात समझ में आ गई कि एसिड में से H रिलीज कर दो और बेस में से OH रिलीज कर दो, रिएक्शन अपने आप बन जाती है, जरूरत ही नहीं है किसी और की। अब मेटलिक ऑक्साइड के साथ ले लो, ये मेटल ऑक्साइड है, अभी तक हमने क्या लिया था, कार्बोनेट लिए थे, अब ऑक्साइड और ले लो, फिर आगे चलते हैं। मैंने एसिड लिया 2HCl, मेटल ऑक्साइड ले लिया CaO, मेटल हो गया Ca, ऑक्साइड हो गया O। ठीक है, अब एसिड में से मैं फिर H निकाल देती हूँ, तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस क्या बचा, H2O। सॉल्ट और वाटर, ऑक्साइड के साथ जब भी क्रिया करेगा एसिड तो सॉल्ट और वाटर बनेगा हमेशा। ये चार चीजें याद रखो, ये याद रखेंगे तो रिएक्शन अपने आप बनती चली जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब एसिड के साथ कर ली, बेस के साथ कर लेते हैं, बेस के साथ ज़्यादा नहीं, बेस के साथ सिर्फ 2 ही हैं। देखिए, मेटल्स के साथ कर लेते हैं, मैंने बताया था ना कि बेस के साथ ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होती है, मेटल्स के साथ होती है, मेटल और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया। बस कोई भी बेस ले लो, कोई भी मेटल ले लो, हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। जैसे कि कोई भी एसिड लिया था हमने और कोई भी मेटल लिया था, उसमें भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बन रही थी, दोनों का सेम है। जैसे हमने लिया 2NaOH और Zn, अब बेस में से OH निकाल दो, क्या बचेगा, Na बचा इधर और इधर Zn, तो Na2Zn O2 भी ले लिया हमने। ठीक है, H निकालो, क्योंकि इसमें 2 हैं, 2 O हैं, 2 H हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे 2 लगा हुआ है, जहाँ पे क्या बच गया हमारा, H2, है ना। चलिए आगे देखिए, अब आप ये नहीं है कि मैंने सिर्फ ये करा है तो यही कर लो, आप बेस और उठाओ अपनी तरफ से। मैंने आपको बेस कितने सारे लिखवाए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखवाए हैं। और मेटल तो आपको पता ही है, पूरी बुक भरी पड़ी है, खोल लो केमिस्ट्री का फ्रंट पेज, उसी पे लिखे होते हैं सारे मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक। ठीक है, चलिए अगर देखो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस ले लिया मैंने यही CaOH का होल ट्वाइस, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मैंने ले लिया CO2। ठीक है, तो इसका देखो, इसमें से OH रिलीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो सॉल्ट और वाटर बनता है। हमेशा याद रखना, बेस और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेंगे तो आप सॉल्ट और वाटर ही बनेगा, जैसे कि आगे बना था उसमें एसिड में, सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है एसिड और बेस में। सिर्फ एसिड 10 बार बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, एसिड में H और बेस में OH, सिर्फ इसी का खेल है पूरे चैप्टर में, और कुछ है भी नहीं, बस इसी में घूमते रह जाओगे, करना सिर्फ यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। क्या है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन। चलिए न्यूट्रलाइजेशन को देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, पता है किसी को, न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया,
इसका मतलब है उदासीनीकरण। क्या मतलब है इसका? उदासीनीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? उदासीनीकरण। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो सॉल्ट और वाटर बनता है, वही उदासीनीकरण है। ये इसकी डेफिनेशन है एक तरीके से। अब भाई, अब से आपने एसिड को मेटल के साथ मिला लिया, बेस को मेटल के साथ मिला लिया, एक दूसरे को इधर उधर कर दिया, लेकिन एसिड और बेस को भी तो मिलाओ। जब तक एसिड और बेस को नहीं मिलाओगे तो कैसे काम चलेगा? जब एसिड और बेस को बनाओगे तब सॉल्ट आएगा। अब यहाँ बनाया लवण, नमक और वाटर। जैसे एसिड हमने ले लिया HCl, बेस हमने ले लिया NaOH, तो क्या बन गया? NaCl, ये नमक हो गया, और वाटर H2O। ठीक है, सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस बाय द मेटल। ये क्या कह रहा है? सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, सॉल्ट कब बनता है? जब हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस, किसे रिप्लेस कर देता है? एसिड को रिप्लेस कर देता है मेटल के द्वारा। ठीक है, जैसे कि यहाँ इसने रिप्लेस किया है, देखो यहाँ से H रिप्लेस हो गया, यहाँ से OH रिप्लेस हो गया, तो बचा क्या? NaCl, है ना। तो इधर क्या बन गया? इधर OH बचा, इधर H बचा, तो क्या हो गया? H2O। सिंपल सी बात है। देखिए, इधर हमारा OH निकल गया, इधर हमारा H निकल गया। अब एसिड है तो H रिलीज कर देगा, बेस है तो OH रिलीज कर देगा, तो बचा क्या? NaCl। तो ये हमारा नमक बन गया। ठीक है, और इधर हमारा वाटर बन गया, ये H2O। सॉल्ट के काफ़ी एग्जाम्पल हैं, जैसे NaCl, Na2SO4। ठीक है, जिसमें कि जो NaCl है, ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? समुद्र में, सी। कहाँ पाया जाता है? समुद्र में, सी। ठीक है, ये देखो ये लिखा भी है इसने, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है हमारा? सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी, समुद्र में पाया जाता है। एक बात और, जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल, प्रबल अम्ल, और प्लस दुर्बल क्षार, मतलब कि वीक बेस। अगर हम एक को स्ट्रॉन्ग ले लें और एक को वीक ले लें तो क्या होगा? तो भी तो कुछ होगा ना। तो जो चीज स्ट्रॉन्ग है ना वही बनेगी। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, मतलब कि प्रबल अम्ल ले लिया और दुर्बल क्षार ले लिया, तो क्या बनेगा? एसिडिक बनेगा, वो अम्लीय बनेगा, एसिडिक। ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, हम वीक एसिड ले लें, मतलब दुर्बल अम्ल ले लें, और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, प्रबल क्षार ले लें, तो क्या बनेगा? बेसिक, वो बनेगा हमारा क्षारीय। ये बात याद रखना। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो क्या बनेगा, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या कह रहा है? देखो, पीएच स्केल क्या होता है हमारे? इसमें पीएच मान होता है। इसकी डेफिनेशन सिंपल तरीके से बताऊं तो आपको हिंदी में, जैसे कोई भी विलयन है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, कोई भी विलयन है जो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के जो सांद्रण है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघु गुणक के विलोम को पीएच कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है, नोट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, दिस नंबर इंडिकेट इफ अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। मतलब इसका जो नंबर है वो ये बता देता है कि एसिडिक है या बेसिक है। वो कैसे बताता है? देखो, अगर 7 है तो न्यूट्रल है, इसने लिखा भी है, अगर 7 है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर 7 से ऊपर है, मतलब 6, 5, 4, तो वो कैसा है? अम्ल है, अम्ल है। वो कैसा है? एसिड है हमारा। अगर 7 से ज़्यादा है तो वो कैसा है हमारा? क्षारीय है। वो कैसा है हमारा? बेस है, क्षारीय है, अगर 7 से ज़्यादा है तो उसका पीएच मान। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो एसिड, बेस, सॉल्ट और पीएच ऑफ सॉल्ट। अगर इसमें देखो, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, अगर दोनों चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो वो न्यूट्रल हो गया, तो पीएच मान क्या हो गया? 7 है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो क्या हो जाएगा? पीएच का मान बड़ा होगा। ठीक है, 7 से वो छोटा होगा तो क्या हो जाएगा? एसिडिक। लेकिन अगर ये एसिड वीक हो गया और ये स्ट्रॉन्ग हो गया बेस, तो फिर वो पीएच से ज़्यादा है, वो क्या बन जाएगा फिर हमारा?
बेसिक मतलब कि उसका 7 से ज़्यादा हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। 7 ये हो, यहाँ हमारा न्यूट्रल होता है, उदासीनीकरण है। इससे ऊपर गए तो एसिड और इससे नीचे गए तो बेस। सिंपल सी बात है, कोई इधर उधर घूमना नहीं है, किधर जाना नहीं है। ठीक है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं उसने पीएच में से, कि मतलब है उसका पीएच मान कितना है, जल का प्योर वाटर का पीएच मान कितना है, इस तरीके से उसने पूछा भी है। ठीक है, चलिए हम आपको वो आगे के क्वेश्चन में बता देंगे जब आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट, पीएच इन डेली लाइफ। आपका जो दैनिक जीवन है, आपका जो रोज का जीवन है, उसमें पीएच की क्या वैल्यू है, क्या है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, हम एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, मैं आपको उसको समझाती जाती हूँ। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस बार भी आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2022 में आया था, शायद इस बार आ जाए। देखो पहला, अवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है किस में, 7 से लेके 7.8 की रेंज में। नेक्स्ट, एसिड रेन हैज़ अ पीएच ऑफ 5.6। एसिड रेन का जो पीएच होता है वो कितना, 5.6, जो कि किसे अफेक्ट करता है, एक्वेटिक एनिमल्स, जो जलीय जानवर होते हैं उनको वो बहुत अफेक्ट करता है। प्लांट नीड स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर सॉइल। प्लांट जो होते हैं पौधे, उनको बहुत ज़रूरत होती है पीएच की, क्योंकि उनकी जो मिट्टी कैसी है, मिट्टी का पीएच कितना है, उसके हिसाब से प्लांट डिजर्व करता है। ठीक है, जिससे कि उसे भी पता चले, जो पौधों को पीएच की विशिष्ट सीमा की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई मिट्टी के ऊपर ही तो पौधा निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एसिड प्रोड्यूस बाय स्टोमच हेल्प इन डाइजेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारा खाना पचाने में हेल्प करता है एसिड। ठीक है, नेक्स्ट, टूथ डिके स्टार्ट। दांतों में सड़न लग जाती है जब पीएच इन माउथ इज लोअर देन 5.5। जब माउथ का, जो हमारे मुंह का जो पीएच मान है वो 5.5 से नीचे गिर जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेशन ऑफ शुगर। जब 5.5 से नीचे चला जाता है हमारे मुंह का पीएच मान, तो दांतों में हमारे क्या हो जाती है, सड़न शुरू हो जाती है, हमारे दांत सड़ जाते हैं। तो मुंह में जो मौजूदा बैक्टीरिया हैं वो खाने के बाद मुंह में ही रह जाते हैं। ठीक है, जैसे कि चीनी या खाने भोजन की कुछ भी चीज़ होती है ना, उनको तोड़कर वो उसमें क्या हो जाता है, एसिड पैदा कर देता है, जिससे कि हमारे मुंह में क्या हो जाता है, हमारे दांत सड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बी स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस एसिड। जो हमारी मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी के डंक से एसिड बनता है, विच केज पेन एंड इरिटेशन, जो कि हमें दर्द और जलन का कारण महसूस कराता है, जैसे कि दर्द और जलन होती है। ठीक है, ये है हमारी डेली लाइफ। ये जरूर आएंगे, इन 5 और 6 को देख लेना, मैं आपको अभी आगे क्वेश्चन में भी बता दूंगी कि आया है कि नहीं आया, देख लेना। नेक्स्ट, ये कुछ हमारे टॉपिक्स हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये 4 हैं और ये 4 आए हैं पेपर में, 4 आए हैं, देख लेना, ध्यान से देख लो, कोई ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा छोटा सा है। देखो पहला ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं हम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये किससे बनता है, कार्बन और बुझे हुए चूने का एक ठोस कॉम्बिनेशन है। ये कार्बन और बुझा हुआ चूना, उसका एक ठोस कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कहते हैं, विरंजन चूर्ण भी कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, विरंजन चूर्ण। ठीक है, ब्लीच, देखो नाम से ही पता चल रहा है, ब्लीच क्या कर रहा है, ब्लीच। अरे आजकल ब्लीच करवाते हैं ना, लड़कियां करवाती हैं, लड़के बालों में ब्लीच करवाते हैं, है ना। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो हमारे गंदे कपड़े वगैरह होते हैं, है ना, उनको साफ करने में किया जाता है, या पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, या कुछ जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको ऑक्सीकृत करने में किया जाता है। एक लिलन कपास होता है, कॉटन लिलन कपास, ठीक है, उसको सही करने में किया जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने बताया था, ये कार्बन और बुझे हुए चूने का एक ठोस कॉम्बिनेशन है। प्रिपरेशन बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई सेक लाइम। ठीक है, ड्राई सेक लाइम हो गया ये, और ये हमारा Cl2 हो गया। अब हमारा क्या बन गया, ये CaOCl2, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन गया, जिसमें से कि जल बाहर आ गया। ठीक है, इसके यूजेस देखो, ब्लीचिंग आपको और बड़ा करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा, इसके यूजेस पूछे गए हैं। फॉर्मूला, ये इसका केमिकल नेम
केमिकल फॉर्मूला और यूजेस, तीनों चीज पूछी गई हैं। मैं बार बार कह रही हूं, ये तीनों चीज पूछी गई हैं। आपको ये अच्छे से याद कर लो कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, उसके एक आध यूजेस क्या है। नहीं तो रुको, अभी बस थोड़ा सा और है, आपको दिखा देती हूँ मैं आगे क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लिनन कपास। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ब्लीचिंग वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री, कपड़े साफ करने में। जस्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, रासायनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने में। यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये जो पीने का पानी जो होता है उसे शुद्ध करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा, हमने पढ़ लिया, हमने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया, अब बेकिंग सोडा पढ़ लो। सब आया है, इन चारों में से दो तो आते ही आते हैं, नहीं तो चारों को दे के ये पूछ लेगा कि चारों के दो दो यूज बताओ। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा या फिर खाने का सोडा, कुछ भी बोल देते हैं हिंदी में, खाने का सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं वैसे इसको। ठीक है, इसे इसका यूज किस किस में होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। जैसे हम घर में कुछ नए नए तरीके खाने बनाते हैं, खाना बनाते हैं, विभिन्न व्यंजन बनाते हैं, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो अम्लीयता होती है उसे कम करने में भी किया जाता है। ठीक है, ये किससे बनता है, ये रॉ मटेरियल से बनता है, मतलब रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जैसे कि ये लिखा भी हुआ है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कच्चा माल। NaCl, NH3, H2O, CO2, हमने सब कुछ ले लिया, NaCl, H2O, CO2, NH3 रॉ मटेरियल, इन सबको ले लिया, इनसे क्या बन गया हमारा, NaHCO3 हमारा बना सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, NH4Cl हमारा निकल गया। सिंपल सा है, रॉ मटेरियल ले लेंगे, वैसे प्रिपरेशन पूछता नहीं है बट फिर भी मैंने बता दिया आपको, लेकिन यहाँ ये जरूर पूछता है कि इसका केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, इन दोनों चीज़ों को जरूर याद रखो और इनका यूज तो जरूरी याद रखो कि क्या यूज है इनका, है ना। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। इट इज अ मिल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट, कैसा सॉल्ट है, एक हल्का और गैर संक्षारक मूल, कैसा है, एक हल्का और गैर संक्षारक मूल नमक है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन इट इज हीटेड, जब ये गर्म होता है, ड्यूरिंग कुकिंग फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, जब इसको गर्म करते हैं, जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, जब इसको गर्म कर देते हैं तो आपको पता है क्या बना देता है, ये वॉशिंग सोडा बना देता है, सोडियम कार्बोनेट, क्या बना देता है ये, सोडियम कार्बोनेट, इसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। जिससे कपड़े वगैरह धोते हैं आप, ये कड़वा होता है वॉशिंग सोडा, ये कड़वा होता है सोडियम कार्बोनेट। जब हम इसे गर्म कर देते हैं ना तो ये सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। वॉशिंग सोडा भी आपका आएगा आगे, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो बेकिंग सोडा आ गया फिलहाल, वही है, क्योंकि हमने अभी इसके यूजेस नहीं पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो गई इसकी, यूजेस फिर से बता रही हूँ, इसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और नेक्स्ट इसके यूजेस जरूर ही कर लेना, फिर बाद में मत बोलना कि आया था भाई ध्यान नहीं रहा, कर नहीं पाए। फिर जब पेपर हो जाता ना उसके बाद कोई भी एक्यूज जो होता है आपको, वो कुछ भी काम नहीं करता है। ठीक है, देख लो इसके मैं बता देती हूँ आपको। ये तो जैसे कि यूजेस के बेकिंग सोडा के क्या क्या है, इसको बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है इसको, बेकिंग सोडा को, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसको कोल्ड ड्रिंक बनाने में यूज किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं ना, पीते हैं ना आप लोग कोल्ड ड्रिंक, उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसका लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, इसका लेबोरेटरी में इसका यूज किया जाता है, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी माने प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। और इसमें से देख लो कुछ, यूज्ड एज एन एंटी एसिड, मैंने ये इसलिए बता दिया है क्योंकि ये इजी है बेकिंग पाउडर बनाने में, कोल्ड ड्रिंक बनाने में, और कुछ अपनी प्रयोगशाला लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी रिएजेंट में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आप देख लीजिए इसी में से, यूज्ड एज एन एंटिक एसिड, इट इज एन एल्काइन, इट इज न्यूट्रलाइज एक्सिस एसिड इन स्टोमक,
ठीक है। दूसरा यूज्ड इन सोडा एसिड, ये क्या है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। मतलब इसका मतलब है अग्निशासक यंत्र होता है ये एक, ये सोडा एसिड अग्निशासक यंत्र, इसका यूज इसमें भी होता है इसे बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, देखो बेकिंग पाउडर मैंने भी बताया था उसमें बनाने में यूज होता है। कोई भी 4-5 या यूज कर लो, एक बेकिंग पाउडर हो गया, एक कोल्ड ड्रिंक हो गया, एक ये प्रयोगशाला हो गई, और एक ये सोडा एसिड फायर हो गया, ठीक है। इसे भी कर सकते हैं आप, हो गया, ठीक है। अभी इसने देखो आपको यहाँ बना के भी बताया है नीचे, ये जो है बेकिंग पाउडर का NaHCO3 प्लस HIN, ये क्या एसिड है, फ्रॉम एसिड, इसने बोला है कि फ्रॉम एसिड है। तो इससे आप क्या निकल गया, देखो यहाँ से CO2 निकल गया, और यहाँ से इसने H लेके ये H ले लिया, और यहाँ से O ले लिया, H2O निकल गया। तो क्या बचा हमारा? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। नेक्स्ट चलें, बेकिंग सोडा के यूजेस मैंने आपको बता दिए। बेकिंग सोडा का आपका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला हो गया, केमिकल नेम हो गया, और उसके 2-4 यूजेस हो गए, ठीक है। ये आपको ज़रूर याद करने हैं क्योंकि ये आने हैं। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, बेटा पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि हमारे आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन, हमारी ये वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। और कमेंट करके आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो वॉशिंग सोडा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, उसमें वॉशिंग सोडा किसमें बनाया था? बेकिंग सोडा से ही बनाया था। बेकिंग सोडा को जब उसने गर्म कर दिया था ना, तो क्या बन गया था? वॉशिंग सोडा। ऐसे ही इसने देखो यहाँ पे कर दिया है NaHCO3, ये क्या है हमारा? ये बेकिंग सोडा है, इसको इसने गर्म कर दिया तो क्या बन गया? वॉशिंग सोडा बन गया, बन गया ना? कितना इजी है ना? उसको याद रखो, बेकिंग सोडा को, वॉशिंग सोडा अपने आप बन जाएगा। देखो वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, इसमें क्या है? हमें 10H2O और मिलाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? 10H2O इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण है पानी का, क्रिस्टलीकरण का पानी है ये, ठीक है। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। याद रखो फॉर्मूला और नाम, ये दोनों चीज याद रखो, और इनके यूजेस याद रखो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, देखो इसने बताया है बेकिंग सोडा को हीट करके बनाया जाता है, और इसमें वाटर इसलिए ऐड करते हैं ताकि क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देख लो इसके यूजेस, और देख लो आप इसके यूजेस क्या क्या हैं वॉशिंग सोडा के। मेकिंग ग्लास सोप एंड वाटर, शीशा, साबुन, पानी, इन सबको मतलब वॉशिंग सोडा के यूज से ही बनाया जाता है, सोप और ग्लास। नेक्स्ट मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड मतलब कि जो सोडियम यौगिक का निर्माण है वो कैसे सोडियम यौगिक का निर्माण करता है, ये किसका निर्माण करता है? सोडियम यौगिक का, जैसे कि बोरेक्स, एग्जाम्पल में दिया है इसका बोरेक्स। नेक्स्ट डोमेस्टिक क्लीजनिंग एजेंट, घरेलू सफाई, घरेलू सफाई में यूज होता है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये जो पानी की जो हार्डनेस होती है उसको परमानेंट खत्म कर देता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा। ये इसके 3-4 आपके ये यूजेस हैं, इन्हें भी जरूर याद कर लेना, ठीक है बेटा। बार बार कह रही हूँ मैं, ये 3-4 चीज़ें आपकी वॉशिंग सोडा, बेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, और ये आ गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये चारों के क्वेश्चन ना आए ना तो गारंटी ले लो, चारों में से क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि आता ही हर साल है। बस ये टॉपिक, बस ये लास्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर देखो मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ, ये रहा आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं POP। क्या बोलते हैं हम? POP, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले तो फॉर्मूला याद करो, CaSO4 हाफ H2O, क्या है बेटा? सिंपल सा, CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, देखो ये याद हो गया, कैल्शियम Ca, सल्फेट SO4, हेमीहाइड्रेट 1/2 H2O, ठीक है, हेमीहाइड्रेट। तो इसका फॉर्मूला, इसका केमिकल नेम याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या आता है? एक वर्ड होता है जिप्सम, क्या होता है? जिप्सम, जिसे हम गर्म कर देते हैं ना, तब उसी से बनता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या क्या बनता है? क्या बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से? भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत काम की चीज़ है, इससे खिलौने बनाए जाते हैं,
मूर्तियाँ बनाई जाती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक है, अगर हम इनसे ये सब नहीं करते हैं ना, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे किसी की हड्डी वगैरह टूट जाए तो उस पर प्लास्टर, कहते हैं ना, प्लास्टर चढ़ गया उसके हाथ पे, उसका हाथ टूट गया, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है ये वाला टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसका भी क्वेश्चन है, अभी दिखा दूंगी मैं आपको। देखो, ऑन हीटिंग जिप्सम, किसे गर्म कर रहे हैं? जिप्सम को। एट फिक्स टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल CaSO4, किसका लेंगे? एक मॉलिक्यूल किसका लेंगे? CaSO4 का, और 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे। हेंस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaSO4, 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे CaSO4 के। यही हमने बनाया था, ये जिप्सम है हमारा, CaSO4 × 2H2O, और बन के क्या आता है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को गर्म कर देते हैं तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। सिंपल सी बात है, जिप्सम को गर्म करो, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप खिलौने बना लो, मूर्ति बना लो, घर की डेकोरेशन का सामान होता है। किसी को चोट लग जाती है तो उसकी हड्डियाँ तोड़ने में, हड्डियाँ जोड़ने में होता है, और मांस फट जाता है तो उसमें भी यूज़ होता है, और घर की डेकोरेशन में भी यूज़ हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ एक बात और, अगर आप जिप्सम को कहीं बाहर खुला छोड़ देंगे ना ऐसे, तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है ना, और आ जाता है तो आपको पता है फिर क्या हो जाएगा उसमें। ये जो POP होता है ना, उसको आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है, तथा ये जो होता है ना, जिप्सम का निर्माण हो जाता है उससे। यदि इसे हम वैसे आर्द्ररोधी बर्तन में नहीं रखेंगे ना, आर्द्ररोधी बर्तन जो होता है, जो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर होता है, अगर हम इसे उसमें नहीं रखेंगे ना तो ये जम जाएगा, इतना कठोर हो जाएगा, फिर आप उसका कुछ भी नहीं बना सकते। ठीक है, चलो इसके यूजेस देख लेते हैं हम। यूजेस ऑफ प्लास्टर पेरिस, मैंने बता दिया आपका यूज़ किस किस का होता है। रफ सरफेस माउथ स्मूथ, कोई रफ जगह है उसे स्मूथ कर देगा। टॉयज डेकोरेशन मटेरियल, टॉयज वगैरह मटेरियल वगैरह डेकोरेशन वगैरह में बनाने के लिए। प्लास्टरिंग फीचर बोन, हड्डियों को जोड़ने में। POP ऑन मिक्सिंग विद वाटर टर्न्स इनटू जिप्सम एंड सेट इनटू हार्ड सॉलिड मास। ठीक है, आइए समझ में, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट देख लो, कि मैं कुछ एक्टिविटी आपके लिए लेके आई हूँ। चेंज इन कलर में क्या किस में चेंज होता है, ये सब आप खुद ही देख लेना। ये सिर्फ मैंने आपके लिए डाल दिया है ताकि आपको आसानी हो। पेपर में पूछ लेता है, रेड सॉल्यूशन है, लिटमस का ब्लू में क्या हो जाएगा, फिनोल्फथालीन में क्या होगा, मिथाइल में क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये pH वैल्यूज़ हैं कुछ जो पेपर में पूछी जाती हैं। स्लाइवा की, लेमन जूस की, कलरलेस ड्रिंक की, कैरेट जूस की, कॉफ़ी की, टमाटो की, ये pH वैल्यू हैं, ये आपसे पूछी जाती हैं। एसिड है, बेस है, किस कलर की है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चंस हैं। देखो, राइट द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, जो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है उसकी pH वैल्यू क्या होती है? पता है किसी को? नहीं पता होगा। PeLOW बिलो 7 से कम होती है, तो मतलब ये कैसा होगा? एसिडिक है। एसिडिक, अरे भाई एसिडिक है तो 7 से कम ही होगी, खुद ही सोच लो, दिमाग तो लगाया करो थोड़ा सा। ये सोच रहे होंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन क्या है? एसिड ही तो है, तो एसिड तो 7 से कम ही होता है। प्योर वाटर की क्या होती है pH वैल्यू? 7 होती है, सिंपल सी बात है, 7 ही होगी जब प्योर वाटर है तो। नेक्स्ट देखो, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ pH, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ, एनी 2 इम्पोर्टेंस। इसमें क्या बताया आपको? 2 इम्पोर्टेंस बतानी है pH की हमारी डेली लाइफ में। भाई कुछ भी लिख लो। हमारे जो हमारे दांत सड़ते हैं उन्हें बचने से भी रोकता है, हमारे खाने को डाइजेस्ट भी करता है। ठीक है, और जो मैंने आपको पीछे बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ये रहा, ये रही pH इन डेली लाइफ, ये रही। उसमें 2 पूछी है, मैंने आपको 6-7 बताई थी, यहाँ से करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए। राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड 1 यूज ऑफ बेकिंग सोडा। मैंने अभी बताया था बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला और एक यूज पूछ रहा है। ठीक है, क्या है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला? पता है किसी को? सब भूल गए होंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, और एक यूज पूछ रहा है। ठीक है, क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, NaHCO3। बेकिंग सोडा का यूज बताओ क्या है?
उसका उपयोग अम्लीयता कम करने में भी किया जाता है। और नहीं समझ में आए तो बेकिंग सोडा यहाँ ऊपर ही है, ये रहा, ठीक है, ये रहा बेकिंग सोडा, ये रहा बेकिंग सोडा, ठीक है। यूजेस, ये रहे इसके यूजेस, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताए थे मैंने इसके कितने सारे यूजेस बताए थे आपको बेकिंग सोडा के। इसकी प्रिपरेशन ये रही, इसका नाम ये रहा, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। 4 डिफरेंस पूछ लिए फिर से, कितनी बार बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एसिड और बेस के कितने सारे मैंने बताए थे आपको, बताए थे ना, क्या क्या बताया था भाई मैंने एसिड और बेस का। एसिड क्या है, खट्टा है, एसिड खट्टा है और ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, एच आयन देता है और हर किसी के साथ क्रिया कर लेता है। और बेस, बेस कड़वा है, ओ एच आयन देता है और रेड लिटमस को ब्लू कर देता है और सिर्फ मेटल्स के साथ क्रिया करता है, ठीक है। सिंपल सी ये हो गया। छठा देखो, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। 4 यूजेस पूछे प्लास्टर ऑफ पेरिस के, मैं बता चुकी हूँ आपको 4 यूजेस कौन कौन से हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो ये रहे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये रहे, देखो 3 तो दे ही रखे हैं आपको, प्लास्टरिंग, फीचरिंग, बॉन्ड, सिर्फ इतना लिख सकते हो, हड्डियों को जोड़ता है। दूसरा आप इसे बना सकते हो, पीओपी ऑन मिक्सिंग विद वाटर टर्न्स इनटू जिप्सम एंड टू सेट हार्ड सॉलिड मास। नेक्स्ट, मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल्स। नेक्स्ट, टू मेक रफ सरफेस स्मूथ। या और बना सकते हो आप, यूज टू फिल स्मॉल वॉल्स, रूफ, क्या तो दीवारों और छतों पर छोटे अंतराल को भरने के लिए भी होता है, ठीक है, तो उसको भी बना सकते हैं आप। हो गए 3-4 आपके। नेक्स्ट, राइट द केमिकल नेम फॉर्मूला टू यूज ब्लीचिंग पाउडर। देखो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूला पूछा है, केमिकल नाम पूछा और 2 यूज पूछे हैं ब्लीचिंग पाउडर के। ये रहा ब्लीचिंग पाउडर आपका, ये रहा, देखो ब्लीचिंग पाउडर, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम और उसके इतने सारे मैंने वो भी बताए थे आपको यूजेस, ठीक है। आप यहीं से कर सकते हैं उसको, मुझे अब ज़रूरत नहीं है आगे बताने की। नेक्स्ट देखो, राइट 2 यूजेस ऑफ ईच द फॉलोइंग। सबके 2-2 यूज बताने हैं, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। ये क्वेश्चन जरूर आना है, इन चारों में से आप कुछ भी कर लो, लिख के ले लो, आना ही आना है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। एसिड बेस आएगा, बेकिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई शुड बी स्टोर प्लास्टर ऑफ पेरिस इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, व्हाट इट्स इक्वेशन। अभी बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस को भाई मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले ही। जो पीओपी होता है वो आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा इसके जो कण होते हैं वो जिप्सम का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे इसमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, आर्द्र रोधी बर्तन में रखते हैं। अगर हम इसे नहीं रखेंगे ना तो ये जो इसकी जो पूरी मात्रा है ना वो जिप्सम में बदल जाएगी और फिर हम इसके खिलौने, मूर्ति, ये सब कुछ नहीं बना सकते हम इसका, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार बोल देती हूँ हिंदी में, तो आपको पता चल गया इंग्लिश में कैसे लिखना है, आप लिख लो, मैं बोल रही हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, एंड व्हेन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज एडेड टू इट जिप्सम इज फॉर्मेड विच इज अ हार्ड मटेरियल, ठीक है, हार्ड मटेरियल में बदल जाएगा। ओके, सिर्फ इतना लिख सकते हैं आप और फिर आप अपनी बुक में से देख के पूरा प्रूफ लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि क्यों रखते हैं, क्योंकि भाई अगर आप नहीं रखेंगे ना मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में तो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाएगा बिल्कुल जिप्सम ना, वो वेस्ट है, मतलब फिर ना आप उसके खिलौने बना सकते हैं ना कुछ। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और देख लो, हाउ डज टूथ डिके ऑक्यूर ड्यू टू पीएच रेंज। जो आपका जो दांतों में जो सड़न लग जाती है वो पीएच रेंज जो है वो कितनी होती है, 5.5 से नीचे। हाउ टू प्रिवेंट, आप कैसे से प्रिवेंट करेंगे भाई, अगर आपका जो दांतों का पीएच स्केल है वो अगर आपका 5.5 से नीचे चला गया तो आपके दांतों में सड़न हो जाती है, सड़न लग जाती है, आपके दांत कैसे हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे, उनको कैसे बचाएंगे भाई, बचाने के तरीके बहुत होते हैं। रोज दिन में 2 बार टूथब्रश करें, रोज दिन में टूथब्रश करें 2 बार। खाने के बाद जरूर अपना मुंह कुल्ला करें, ठीक है, खाने के बाद जरूर कुल्ला कर लें। या फिर रात को सोते समय गर्म पानी
ले लें, उसमें हल्का सा बॉईल कर लें, उस पन्नी को गुनगुना कर लें, उसमें नमक डाल लें, उससे कुल्ला करें, वो भी ठीक होता है। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। ठीक है, इनमें से ज़रूर आते हैं क्वेश्चन और इस बार भी आएंगे। 10 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आएंगे गारंटी के साथ, लिख के ले लो। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, इस बार भी मैंने बताया 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं और आएंगे ही, देख लेना आप। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री के ज़्यादा चैप्टर तो है नहीं, सिर्फ साइंस में 4 चैप्टर है, इन 4 में से एक एक 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, 7-8 क्वेश्चन ही होते हैं और एग्जाम में कम से कम 20-25 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि MCQs भी होते हैं, कुछ हमारे शॉर्ट भी होते हैं, वेरी शॉर्ट भी होते हैं, कुछ हमारे लॉन्ग भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, अगली क्लास तक के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।